हाय विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग प्रिज्म का दूसरा पार्ट बना रहे हैं। बहुत दिनों के बाद हमारा ये वीडियो आ रहा है क्योंकि एक समस्या हो गया था, यहाँ पर एक बड़ा सा घाव हो गया था जिस कारण वीडियो हमारा नहीं आ रहा था। लेकिन आज प्रिज्म का दूसरा पार्ट हम लोग शूट करने जा रहे हैं। प्रिज्म के पहले पार्ट में हम आप लोग बताए होंगे प्रिज्म किसे कहते हैं, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को कैसे 7 अलग अलग वर्णों में विभाजित किया जाता है, ये सारी बातें हम आप लोग को बताए होंगे। आज उससे थोड़ा सा अलग चीज बताने जा रहे हैं। जो पॉइंट है आज का वो है प्रिज्म से विचलन। प्रिज्म से कैसे विचलित होता है, ये बातें आज हम लोग जानेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रिज्म से प्रकाश किस प्रकार विचलित होता है। आइए दो बात हम स्पष्ट कर देते हैं। एक विक्षेपण और दूसरा विचलन। किससे जी? प्रिज्म से। प्रिज्म से विक्षेपण और विचलन, वर्ण विक्षेपण और विचलन। आइए ध्यान से देखिएगा, विद्यार्थी। एक लेते हैं श्वेत प्रकाश और दूसरा लेते हैं एक वर्णित प्रकाश। एक है श्वेत प्रकाश और दूसरा है एक वर्णित प्रकाश। चलिए ध्यान देंगे आप लोग, श्वेत और एक वर्णित। सबसे पहले हम आप लोग को एक प्रिज्म बना करके दिखाए थे, देख लीजिए। पहले 3D प्रिज्म बनाते हैं, लेकिन ऐसे हम लोग को सिलेबस में 3D प्रिज्म की आवश्यकता नहीं। जब हम लोग पढ़ेंगे तो 2D प्रिज्म से ही काम चला लेंगे, लेकिन एक 3D प्रिज्म बनाकर दिखाते हैं, देख लीजिए। आइए देखिए प्रिज्म, पीछे वाले वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाए होंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं, देख लीजिए। ये 3D प्रिज्म है। ऐसे एक सतह इधर से, एक सतह इधर से, इधर से और इधर से दो सतह है। अपवर्तक सतह, इन अपवर्तक सतहों के बीच जो कोण बनते हैं इसको अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं, जिसको ए से इंडिकेट करते हैं। और इन कोण के ठीक सामने जो नीचे वाला भुजा होता है, नीचे वाला जिसको आधार बेस कहते हैं। ये 3D है, लेकिन हम लोग को 3D की जरूरत नहीं है, 2D की आवश्यकता है। सो देखिए हम लोग इसी से ही काम चला लेंगे। 2D चित्र बनाते हैं, द्विडायमेंशनल, द्विविमीय जिसको कहते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं कि एक प्रिज्म है। हाँ जी, एक बात और ध्यान रखेंगे कि इस प्रिज्म की ये तीनों एंगल जो है टोटल 60 डिग्री, 60 डिग्री का है। तीनों एंगल 60 डिग्री का है। चलिए हम लोग विक्षेपण और विचलन समझने वाले हैं। विक्षेपण और विचलन घटना उत्पन्न करने के लिए दो प्रकार के प्रकाश को लेते हैं, एक श्वेत और एक वर्णित। दोनों से स्पष्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग डालते हैं विद्यार्थियों श्वेत प्रकाश को। कौन सा प्रकाश है जी? श्वेत प्रकाश है। हम लोग जानते हैं कि श्वेत प्रकाश में 7 रंगों के मिश्रण होते हैं। 7 रंग इसमें मौजूद होते हैं। 7 रंग मौजूद होते हैं। यदि विद्यार्थियों ये प्रिज्म नहीं होता तो ये श्वेत प्रकाश की किरणें यहां से सीधे चली जाती। सपोज दैट इग्नोर कीजिए, तो देखिए प्रिज्म नहीं है। यदि प्रिज्म नहीं है तो जो श्वेत प्रकाश की किरणें इस पर पड़ेगी यहां से सीधे निकल जाएगी। लेकिन प्रिज्म है तो जैसे ही श्वेत प्रकाश डालते हैं तो श्वेत प्रकाश में बाबू 7 रंग होते हैं। ये प्रिज्म उन 7 रंगों को अलग अलग बांट देता है, जिसमें
सबसे ऊपर लाल होता है रेड और सबसे नीचे बैगनी वायलेट, 7 रंग मिलते हैं। तो देखिए हुआ क्या कि यदि प्रिज्म नहीं होता तो प्रकाश की किरणें सीधे जाती, लेकिन प्रिज्म के कारण ये सारे नीचे की ओर झुक रही है। तो पहला चीज ये झुक रही है नीचे, अपने पथ से क्या हुई भाई, विचलित हुई। पहला चीज विचलन हुआ, ये भी विचलित हो गई, ये इतना विचलित हुई, ये इतना विचलित हुई, तो विचलन भी हुआ इसमें। और विचलन कौन कैसे बनाते हैं भाई, तो इसी को डॉट डॉट करके पीछे की ओर बढ़ाएंगे, यहां एंगल बनाए, तो ये हो गया लाल रंग के लिए विचलन। और इसको यदि डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे, ये एंगल बना, ये हो गया बैगनी रंग के लिए विचलन। तो श्वेत प्रकाश डाले तो 7 अलग अलग रंग मिला, यानी वर्ण विक्षेपण हुआ, और विचलन भी, अलग अलग रंग भी मिले और अलग अलग एंगल पे ये विचलित भी हुए। लेकिन यदि एक वर्णित प्रकाश किरण को डालते हैं, एक ही रंग के प्रकाश किरण को डालते हैं, तो वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, केवल क्या होगा जी, विचलन होगा। देखिए कैसे, केवल विचलन कैसे होगा। एक वर्णित प्रकाश को हम लोग डाल रहे हैं, एक ही रंग के प्रकाश को इस पे आपतित कराते हैं, जैसे एक प्रिज्म है, इस पर एक वर्णित प्रकाश को डालेंगे, तो यदि प्रिज्म नहीं होता तो ये प्रकाश की किरणें यहां से सीधे जाती ना जी, लेकिन प्रिज्म होने के कारण ये अपने पथ से क्या विचलित हुई। तो जब श्वेत प्रकाश डालते हैं तो जस्ट इसके पहले हम लोग जाने कि वर्ण विक्षेपण और विचलन दोनों होता है। और जब एक वर्णित प्रकाश डालते हैं, एक ही रंग है तो उसमें से अलग अलग रंग निकलेंगे ही नहीं, जब निकलेंगे नहीं तो वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, केवल क्या होगा जी, विचलन होगा। तो 2 बातें स्पष्ट की हम लोग, प्रिज्म में 2 घटनाएं, वर्ण विक्षेपण और विचलन की। वर्ण विक्षेपण और विचलन दोनों होगा कब, जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश को डालेंगे, और एक वर्णित प्रकाश से डालते हैं तो केवल विचलन की घटनाएं होती है। इसी पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि प्रिज्म पर एक वर्णित प्रकाश को डालते हैं तो निम्नलिखित में कौन घटनाएं होती है, वर्ण विक्षेपण, विचलन, दोनों, नॉन ऑफ दीज। तो एक वर्णित प्रकाश डालेंगे तो केवल कौन होगा, विचलन। और वैसे ही दूसरा क्वेश्चन बनता है कि प्रिज्म पर जब श्वेत प्रकाश को डालते हैं तो निम्न में कौन सी घटनाएं होती हैं। इसके लिए भी ऑप्शन हुई वर्ण विक्षेपण, विचलन, वर्ण विक्षेपण और विचलन दोनों और नॉन। तो इसमें ऑप्शन सी से होगा, दोनों घटनाएं होती है। एक बात आप लोग जान लीजिए, इसको स्पष्ट कर लिए कि श्वेत प्रकाश डालेंगे तो वर्ण विक्षेपण और विचलन दोनों होगा, लेकिन एक वर्णित प्रकाश डालेंगे तो केवल विचलन ही होगा। अब एक चीज हम आप लोग को यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं, विद्यार्थियों ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको आप लोग को स्पष्ट कर देते हैं कि अब विचलन की घटनाएं कैसे होती है। ये वर्ण विक्षेपण पढ़ा चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, प्रिज्म पार्ट 1 आप लोग देख लेंगे, लेकिन अब हम लोग का मुख्य पॉइंट है कि प्रिज्म से विचलन किस प्रकार से होती है, इस पॉइंट को पढ़ेंगे। सो आप लोग हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले प्रिज्म से विचलन। हेडिंग डालिए, प्रिज्म से विचलन, हेडिंग लगाइए, प्रिज्म से विचलन, ठीक है, हेडिंग डालिए, प्रिज्म से विचलन। डेविएशन फ्रॉम प्रिज्म, प्रिज्म से विचलन। चलिए अभी एक बात जान लीजिए कि श्वेत प्रकाश डालेंगे तो वर्ण विक्षेपण और विचलन दोनों होगा, लेकिन केवल यदि एक वर्णित प्रकाश डालते हैं तो केवल क्या होगा भाई, बोलिए, विचलन। हाँ जी, विचलन होगा, केवल विचलन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिज्म से विचलन कैसे होते हैं इसको स्पष्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया एक प्रिज्म, ये प्रिज्म है। अब ये प्रिज्म है, इस पर डालना है एक वर्णित प्रकाश, कोई एक रंग का, रेड कलर का ही डाल देते हैं, ये देख लेते हैं, रेड कलर का एक वर्णित प्रकाश इस पर आपतित करा रहे हैं। अब होगा क्या, अच्छा सपोज दैट मान लेते हैं कि ये जो प्रिज्म बना है वो कांच का बना है, इसका बना है भाई
कांच का। और ये प्रकाश किरण जो आपतित करा रहे हैं, कहां से करा रहे हैं? हवा से। दोनों का बात करें तो ये हो गया सघन और ये हो गया विरल। अब आइए अपवर्तन में हम लोग जानते होंगे कि जब प्रकाश की किरणें विरल से कहा जाती है सघन में, अपवर्तन की घटना पर ना ऐसे, जब प्रकाश की किरणें, ये जैसे अविलंब हो गया, प्रकाश की किरणें विरल से जाए सघन में तो अविलंब की ओर झुक जाती है। अच्छी बात बताइए, यहां देखिए तो इन सरफेस जी, सरफेस कैसा है? तिरछा है। यदि सरफेस सीधा होगा तो अविलंब सीधा डालेंगे, बात है ना। यदि सरफेस ऐसे होता तो अविलंब ऐसे डाल देते, लेकिन सरफेस ही तिरछा है तो अविलंब भी कैसे डालेंगे? थोड़ा सा तिरछा होगा। यानी अब ये चित्र ऐसे होगा, अविलंब यहाँ 90 डिग्री का एंगल यहाँ होना चाहिए, लेकिन चित्र इस प्रकार है, सरफेस ऐसे होंगे तो अविलंब यहां से हम लोग ऐसे डालेंगे। ये नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, अविलंब हो गया। ठीक है, अभी अविलंब है, अविलंब है। अब आप ये मत कहिएगा कि तिरछे डाले हैं, किस लिए डाले हैं? क्योंकि यहां से सरफेस ऐसे है तो अविलंब ऐसे ही होगा, 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए, 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए, अविलंब डाल देते हैं। अब आगे देखिए, जब प्रकाश की किरणें विरल से कहां जाए? सघन में। बोलिए, यदि कुछ नहीं होता तो ये यहां से सीधे जाती, लेकिन माध्यम अब गया बदल, विरल से कहां जा रही है? सघन में। कहां झुकेगी? अभिलंब की ओर। अभिलंब इधर है ना है जी, तो ये अब यहां से झुक कर पहुंचेगी अभिलंब की ओर, झुक करके सीधे ना जाके अभिलंब की ओर झुकेगी नीचे। यहां से ऐसे चली, सीधे नहीं गई, सीधे न जाके झुक जाएगी, सीधे न जाके यहां से ऐसे देखिए, यहां से ऐसे न जाके, सीधे न जाके नीचे की ओर झुक जाएगी। अब जब ये नीचे की ओर झुकेगी तो फिर इस सतह पे पहुंची, ये भी अपवर्तक सतह है और ये भी अपवर्तक सतह है। अब विद्यार्थियों, ये कांच यानी सघन, बाहर इधर हवा है, हवा है ना, बोलिए ना, हवा है ना, बाहर विरल है, बाहर विरल है। और प्रकाश की किरण जो है सघन से जा रही है कहां? विरल में। सघन से विरल में, सघन से विरल में। एकदम दिमाग एक जगह रख करके इसको सही से देखिएगा। अब एक काम करते हैं, जब ये अपवर्तक सतह है, ये भी तिरछा है भाई, तो अभिलंब इस पे भी एक ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, अभिलंब खींच देते हैं। ये हो गया इनका अभिलंब। अब आप बताइए विद्यार्थियों कि जब प्रकाश की किरण सघन से कहां जाए? विरल में। सघन से कहां जाए? विरल में। अभिलंब से क्या होगी? दूर भागेगी। क्या इधर जाएगी? नहीं जाएगी। इधर जाएगी? नहीं, दूर भागेगी। अब जब ये अभिलंब से दूर भागेगी तो इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, इसका ये दिशा इंडिकेट कर दिया गया, ये डायरेक्शन हो गया। अब ये देखेंगे, जो प्रकाश की किरण आपतित हो रही है इसको कहते हैं, जो इस पे आपतित होगी इसको कहते हैं आपतित किरण। कौन किरण जी? आपतित किरण। ये बीच वाली अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और ये है निर्गत किरण। कौन किरण है भाई? निर्गत किरण है, निर्गत किरण। यहां देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको कहते हैं आपतन कोण। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको कहते हैं निर्गत कोण। इसको स्मॉल ई से इंडिकेट कर लेंगे। ये कौन किरण है? आपतित किरण। और ये कौन किरण है? निर्गत किरण। विद्यार्थियों यहां देखिए तो आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाए हैं, आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं ना। ऐसे निर्गत किरण को यदि पीछे की ओर बढ़ा दें और इनके बीच जो कोण बनेगा इसी को कहते हैं विचलन कोण। कौन कोण जी? विचलन कोण, डेविएशन एंगल फ्रॉम प्रिज्म। प्रिज्म से विचलन कोण, जिसको स्मॉल डेल्टा से इंडिकेट किया जाता है, सूचित किया जाता है। आइए अब इसी को हम आप लोगों को सही तरीका से बता देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए इस पॉइंट को। यहां अब एक बेहतरीन चित्र बना करके दिखा देते हैं, एकदम बेहतरीन चित्र बना के दिखाते हैं। देखिए यहां से ये आपतित किरण है, आपतित किरण है, ठीक है। पूरा एकदम इसको शॉर्ट बनाते हैं। ये अपवर्तित किरण है और ये निर्गत किरण है।
आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को पीछे की ओर, दोनों को बढ़ाए, इनके बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं, जिसे स्मॉल डेल्टा से सूचित किया जाता है। किससे सूचित करते हैं जी? स्मॉल डेल्टा से सूचित करते हैं। तो ये जो डेल्टा आप लोग देख रहे हैं, प्रिज्म से विचलन कोण का मान दिया गया है। तो आप लोग हेडिंग डाले होंगे प्रिज्म से विचलन। इसका एकदम सिंपल डिफिनेशन लिख सकते हैं कि आपतित किरण को आगे की ओर तथा निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर इनके बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं, जिसे स्मॉल डेल्टा से सूचित किया जाता है। और एक ऐसा बेहतरीन सा ये चित्र हम लोग बनाएंगे जब इस विचलन कोण यानी डेल्टा का जब व्यंजक निकालेंगे, सूत्र निकालेंगे, तब ये ड्रॉ करेंगे। लेकिन यहाँ फिलहाल एक नॉर्मल चित्र ड्रॉ कर लीजिए। मान लेते हैं कि ABC एक प्रिज्म है, ये आपतित किरण है, ये आपका निर्गत किरण है, निर्गत किरण है, और ये जो है आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाए हैं, ये डेल्टा, ये प्रिज्म का कोण हो गया, जिसका नाम हम लोग रख देते हैं A। तो आप एक ऐसा चित्र बना लेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रिज्म से जो विचलन यानी ये डेल्टा का मान जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहले आप चित्र बनाइए। चलिए, तो अगला पॉइंट है प्रिज्म से विचलन जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है, यानी विचलन कोण डेल्टा का जो मान है किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे। हेडिंग ये होगा कि प्रिज्म से विचलन, प्रिज्म से विचलन किन किन बातों पर निर्भर करता है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको समझना है। प्रिज्म से विचलन जो है किन किन माध्यम पर, किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए, इसमें 5 पॉइंट बताएंगे। पहला पॉइंट जो है, प्रिज्म से विचलन प्रिज्म के अपवर्तनांक और उसके आसपास के माध्यम पर निर्भर करता है। अर्थात विचलन अपवर्तनांक तथा समीपवर्ती माध्यम पर निर्भर करता है। देखिए कैसे विचलन जो है अपवर्तनांक और उसके समीपवर्ती माध्यम पर निर्भर करता है। देखिए कैसे निर्भर करता है, इस बात को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला चीज कि मान लेते हैं कि ये एक प्रिज्म है। हम लोग जानते हैं कि विभिन्न माध्यमों का अपवर्तनांक विभिन्न होता है। जैसे यदि ये कांच का बना है तो इसका अपवर्तनांक 1.5 होगा। यदि ये डायमंड का बना है तो इसका अपवर्तनांक 2.42। यदि ये हवा का बना है तो 1.33 होगा। अब आइए देखते हैं अपवर्तनांक जब कम होता है। सपोज दैट मानते हैं कि जो प्रिज्म बना है वो जल का बना है। जल जो है प्रिज्म के आकार में है, यानी जल का अपवर्तनांक 1.33 या उस बात को हटाइए। मान लेते हैं कि इस प्रिज्म का अपवर्तनांक फिलहाल 1.33 है। जल कांच का बातें हटा दीजिए। अपवर्तनांक फिलहाल कम है। अपवर्तनांक को किससे सूचित करते हैं? म्यू से। म्यू का मान क्या है भाई? कम है। जब म्यू का मान कम होगा तो विचलन भी यानी डेल्टा का भी मान कम होगा। इस बात को याद रखेंगे। और यदि म्यू का मान जो है अधिक होगा तो डेल्टा का भी मान अधिक होगा। ये देखिए कैसे कम और कैसे अधिक होते, इस बात को हम बताए थे आप लोगों को। मान लेते हैं कि फिलहाल इस प्रिज्म का अपवर्तनांक 1.33 है
इस पर एक प्रकाश किरण को डालते हैं, एक वर्णित प्रकाश। प्रिज्म का अपवर्तनांक 1.33। हवा से प्रकाश की किरणें जा रही है, फिलहाल इसका अपवर्तनांक 1, अर्थात ये हो गया विरल, ये हो गया विरल और ये हो गया सघन। आइए देखिए, जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में प्रवेश करती है, अविलंब क्यों झुकती है, अविलंब क्यों झुकती है, यानी यहां से झुकती है ना भाई। अब जब अविलंब की ओर झुकती है तो रहा बात कि यदि ये कम अपवर्तनांक वाला है तो कम झुकेगी, और यदि अधिक अपवर्तनांक का है तो अधिक झुकेगी। क्योंकि अपवर्तनांक अधिक है तो प्रकाश का स्पीड जो होगा कम हो जाएगा। आप लोग ये बात पहले से जानते हैं कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उसमें प्रकाशीय रूप से प्रकाश होता है कम स्पीड से चलता है, और जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश अधिक स्पीड से चलता है। तो जब कम स्पीड से चलेगा, अपवर्तनांक फिलहाल कम है तो स्पीड अधिक होगा तो कम झुकेगी, और जब कम झुकेगी तब विचलन कोण का भी मान क्या होगा, कम होगा। बोलिए होगा। वही बात यदि वैसे प्रिज्म ले लिए जिसका अपवर्तनांक मान लेते हैं लगभग 2.5 है, अपवर्तनांक 2.5 है, हवा से प्रकाश की किरणें जा रही है, हवा का अपवर्तनांक कितना है 1। अब आइए यहां अविलंब ड्रॉ कर देते हैं। अब देखिए ये हवा में थी तो एकदम स्पीड चल रही थी, जैसे ही 2.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश की तो उसका चाल कम, इसकी अपेक्षा तो इसमें और कम होगा, और जब और कम होगा तो ये और अधिक झुकेगी। जब और अधिक झुकेगी तो सिचुएशन में विचलन कोण का मान जो है और बड़ा होगा। तो इस बात को आप लोग केयर कीजिएगा कि विचलन अपवर्तनांक तथा उसके समीपवर्ती माध्यम पर निर्भर करता है। यदि अपवर्तनांक का मान कम है, अपवर्तनांक का मान कम है तो विचलन भी कम होगा, अपवर्तनांक अधिक है तो विचलन भी अधिक होगा। म्यू का मान अधिक होगा तो डेल्टा का भी मान अधिक होगा, और यदि म्यू का मान कम होगा तो डेल्टा का भी मान कम होगा। तो इसमें पहला पॉइंट हम लोग ये लिखेंगे कि विचलन जो है प्रिज्म से अपवर्तनांक तथा उसके समीपवर्ती माध्यम पर निर्भर करता है। दूसरा बात है, ध्यान दीजिए, दूसरा पॉइंट है प्रिज्म से जो विचलन है। दूसरा पॉइंट है कि प्रिज्म से जो विचलन है वो प्रिज्म कोण या जिसको अपवर्तक कोण भी कहते हैं उस पर भी निर्भर करता है। देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा। प्रिज्म कोण कौन सा है या अपवर्तक कोण कौन सा है भाई? तब प्रिज्म के दोनों सतहों के बीच जो कोण क्रिएट होता है, एंगल जो निर्मित होता है, उसको प्रिज्म कोण कहते हैं। तो जो एंगल क्रिएट हुआ इसको हम लोग ए से इंडिकेट किए। यदि इस ए का मान अधिक होगा, ए का मान क्या होगा जी? अधिक होगा, तो डेल्टा का भी मान अधिक होगा, और यदि ए का मान कम होगा तो डेल्टा का भी मान कम होगा। देखिए कैसे, इसको हम बताते हैं। यदि अपवर्तक कोण कम होगा, इट मींस प्रिज्म का जो क्षेत्रफल है वो कम होगा, और जब कम होगा तो प्रकाश की किरणें जैसे ही विरल से, बाहर विरल है, ये सघन मान लेते हैं इनको, विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो ये कौमे दूरी तक न झुक कर जाएगी। यहां से इसको सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये कौमे डिस्टेंस में झुक के तय करेगी, हो कौमे दूरी तक में झुकेगी। और जब कम दूरी तक झुकेगी तो इस सिचुएशन में आप देखेंगे कि जैसे ही ए का मान कम था तो कम दूरी तक ट्रेवल किया, कम दूरी तक पर लाइट ट्रेवल करेगा, तो उस कंडीशन में कम दूरी तक झुकेगा, कम झुकेगा तो इसलिए डेल्टा का मान क्या होगा भाई? कम होगा। यदि ए का मान कम है तो डेल्टा का भी मान कम होगा। और बड़ा वाला बात कर लेते हैं। अब देखिए हम लोग वैसे प्रिज्म बनाते हैं जिसका ए यानी अपवर्तक कोण बड़ा है। जब अपवर्तक कोण बड़ा है तो इसमें ट्रेवल अधिक डिस्टेंस तक करेगी। जब अधिक डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगी तो इस कंडीशन में प्रकाश किरण अधिक झुकेगी, और जब अधिक झुकेगी तो इस सिचुएशन में डेल्टा का जो मान होगा वो क्या होगा? अधिक होगा। यानी प्रिज्म कोण अधिक है तो डेल्टा का मान अधिक होगा, प्रिज्म कोण कम होगा तो डेल्टा का मान कम होगा। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट देखते हैं।
ध्यान से देखिएगा। तीसरा पॉइंट होता है प्रिज्म पर आपतित प्रकाश के रंग पर, आपतित प्रकाश के, आपतित पूरा लिखेंगे आप लोग, प्रिज्म के आपतित प्रकाश के रंग पर अर्थात या तरंगदैर्घ्य पर। इसको देखिए कैसे तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, ध्यान से सुनिएगा, तरंगदैर्घ्य पर कैसे निर्भर करता है। प्रिज्म, अब रंग और तरंगदैर्घ्य वाले बातें जान लीजिए। हम लोग जानते हैं कि लाल रंग जो होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, बोलिए होता है ना, और सबसे कम होता है बैगनी का, वायलेट का जो तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ जो होता है वो बहुत कम होता है, तरंगदैर्घ्य इसका कम होता है। अब सुनिए यहां पर समझिए, प्रकाश के रंग पर यदि प्रकाश लाल रंग का डाला जाए तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक है, बोलिए है ना, तरंगदैर्घ्य क्या है भाई, अधिक है। यदि तरंगदैर्घ्य अधिक है तो प्रकाश की किरणें इस प्रिज्म द्वारा कम विचलित होगी, चूंकि वर्ण विक्षेपण में पढ़े होंगे कि सबसे कम, सबसे ऊपर लाल और सबसे नीचे बैगनी होता है। इसका रीजन है कि सबसे कम विचलन लाल का और सबसे अधिक विचलन बैगनी का होता है, ये रीजन है। तो यहां देखेंगे लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जब तरंगदैर्घ्य अधिक होगा तो ये कम विचलित होगा। इस कंडीशन में डेल्टा का मान क्या होता है, जस्ट अपोजिट। यानी रंग पर कैसे निर्भर करता है, अर्थात तरंगदैर्घ्य पर कैसे निर्भर करता है, तो प्रिज्म पर जो प्रकाश हम लोग डाल रहे हैं उस प्रकाश का यदि तरंगदैर्घ्य अधिक है तो उसका विचलन कम होगा, और यदि विद्यार्थियों तरंगदैर्घ्य कम होगा, तरंगदैर्घ्य कम है तो उसका विचलन ऑटोमेटिक अधिक होगा, ऊपर की ओर इंक्रीज करेगा। जैसे देख लीजिए बैगनी का, बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है, जब इसका तरंगदैर्घ्य कम है तो जाहिर सी बात है कि अधिक विचलित हुआ। तो तीसरा प्रकाश के रंग पर या तरंगदैर्घ्य पर। आगे बढ़ते हैं, चौथा देखिए, चौथा पॉइंट होता है विद्यार्थियों, और एक बात ये आप लोग स्पष्ट जान लीजिए कि आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है, पूरा वीडियो देखिए ताकि अब जो है लॉकडाउन बहुत काफी दिनों तक रहेगा, कोई इसका चांस नहीं बनता है। सो आप लोग देखिए जो आपको पढ़ा दिया जा रहा है ऑनलाइन ना, फिर आपको क्लास में नहीं मिलेगा, एक बात स्पष्ट हो गया। आप लोग पूरा वीडियो देखिए। हाँ, अब जो वीडियो है टाइम टेबल से नहीं, आप सर्च करते रहेंगे। अभी प्रिज्म चल रहा है, प्रिज्म का पार्ट 1 चलेगा, पार्ट 2 चलेगा, पार्ट 3 चलेगा, ऐसे करके बहुत सारे पार्ट इसमें डाला जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है प्रकाश के रंग, और इसके बाद चौथा है तापमान पर। किस पर जी, तापमान पर, टेम्परेचर पे। देखिए प्रिज्म से जो विचलन है टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करते हैं, इस बात को जानते हैं। जैसे ये प्रिज्म बनाते हैं, कांच का प्रिज्म बना हुआ है, कांच का बना है, अब क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। कांच का प्रिज्म बना हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तापमान बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ा। जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस मीडियम के, इस माध्यम के, इस प्रिज्म के जो मॉलिक्यूल्स हैं दूर दूर जाएंगे, और जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे तो इसका घनत्व जो होगा कम होगा। बोलिए विद्यार्थियों, कम होगा ना। और बाबू यदि घनत्व कम होगा तो जो प्रकाश की किरणें इसमें एंट्री करेगी वो अपने पथ से कम विचलित होगी। बोलिए होगी ना। और जब पथ से कम विचलित होगी, उस कंडीशन में जब कम विचलित होगी तो ये आपतन कोण का मान, यहां देखिए, सॉरी विचलन कोण का मान यानी डेल्टा का मान में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए तापमान हम लोग बढ़ाएं
तापमान बढ़ा रहे, तापमान बढ़ा रहे। जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका अपवर्तनांक यानी इसमें मॉलिक्यूल्स फैलेंगे। जब फैलेंगे तो घनत्व कम होगा। जब घनत्व कम होगा तो जाहिर सी बात है कि इसका अपवर्तनांक भी घटेगा, अपवर्तनांक भी नीचे की ओर डाउन होगा। और जब अपवर्तनांक कम होगा तो हम लोग पहले ही परिस्थिति में ये चीज देख के आए हैं कि जैसे जैसे किसी भी चीज का जब अपवर्तनांक यानी म्यू का मान जो होगा वो कम होगा, जब अपवर्तनांक कम होगा तो विचलन भी कम होगा। इट मीन्स अपवर्तनांक कम होगा, और जब अपवर्तनांक कम होगा तो डेल्टा का भी मान क्या होगा, कम होगा। तो जाहिर सी बात है कि तापमान बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाएंगे तो उस प्रिज्म का जो घनत्व होगा वो कम होगा। जब घनत्व कम होगा तो देखिए जब घनत्व कम होगा तो उस स्थिति में अपवर्तनांक भी घटेगा, अपवर्तनांक घटेगा तो विचलन कोण का भी मान घटेगा। ठीक है। और टेम्परेचर यदि घटाते हैं तो क्या होगा, तो जैसे हम लोग टेम्परेचर घटाएंगे तो उसका घनत्व अधिक होगा। जब घनत्व अधिक होगा तो उस सिचुएशन में अपवर्तनांक जो होगा बढ़ेगा। और जब अपवर्तनांक बढ़ेगा तो जाहिर सी बात यहाँ से पढ़े कि यदि म्यू का मान इंक्रीज करता है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो डेल्टा का भी मान बढ़ेगा। तो ये चौथा हो गया तापमान पर। अब आइए पांचवा पॉइंट होता है आपतन कोण पर। ये पांचवा पॉइंट देखिए आपतन कोण पर। इस पे देखिए कैसे होता है। ये पांचवा पॉइंट है आपतन कोण पे कैसे डिपेंड करते, इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग। देखिए यहाँ एक हम लोग चित्र ड्रॉ करते हैं। सपोज दैट मानते हैं कि ये एक्स अक्ष, इसको सही ढंग से थोड़ा सा इधर बनाते हैं, ऊपर से मिटाते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे जरूर। ये है एक्स अक्ष और ये इधर है वाई अक्ष। ये मूल बिंदु है इसका, एक्स अक्ष वाई अक्ष। एक काम करते हैं, इस वाई अक्ष पर रख देते हैं हम विचलन कोण डेल्टा को, एक्स अक्ष पे रखते हैं आपतन कोण आई को। देखिए आपतन कोण जैसे जैसे बढ़ाएंगे विचलन कोण का मान घटेगा। इतना ही नहीं, और यदि आवश्यकता से अधिक बढ़ाने लगेंगे तो विचलन कोण का मान बढ़ने लगेगा। इसमें दोनों कंडीशन होता है। देखिए कैसे, सपोज दैट मान लेते हैं कि ये आपतन कोण 10 डिग्री है, आपतन कोण 10 डिग्री है। उस कंडीशन में विद्यार्थियों विचलन कोण जो है 50 डिग्री है। देखिएगा आपतन कोण 10 डिग्री, विचलन कोण 50 डिग्री। आपतन कोण का मान हो गया 20 डिग्री, विचलन कोण घटेगा। विचलन कोण घट के आ गया यहाँ 40 डिग्री पे। आपतन कोण 30 डिग्री, विचलन कोण और घटेगा, विचलन कोण और घट के आ गया 30 डिग्री। आपतन कोण इसको बढ़ा रहे हैं, इसको बढ़ते हैं, इसमें ये बढ़ रहा है। 20 था, 30 हुआ, 30 से 40 हुआ, 40 से 50 करेंगे, 50 से 60 करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। अब सुनिए, जैसे अब एक स्थिति ऐसा आएगा, जैसे मानते हैं 40 डिग्री हो गया, तो एक स्थिति ऐसा आएगा, ये फिर घट गया, घट के ये हो गया मान लेते हैं 20 डिग्री। अब इससे अधिक बढ़ा रहे हैं आई का मान, तभी घटेगा, अभी बढ़ेगा, बढ़ के चला गया इधर। मान लेते हैं कि ये 45 पे गया, सॉरी इससे कम है, 35 पे चला गया। इसको 60 किए, ये और बढ़ा, ऊपर गया, ऊपर जाके चला गया मान लेते हैं 55 डिग्री पर। तो इसमें कंडीशन है, देखिए कंडीशन क्या है। जैसे यहाँ तो आई का मान बढ़ा ही रहे थे, लेकिन विचलन कोण घटते 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 आया, एक जगह ऐसा आया जो सबसे न्यूनतम रहा और न्यूनतम के बाद वहां से वो अधिकतम होने लगा। यानी ये यदि ग्राफ हम लोग खींच देते, ऐसे एक ग्राफ जो होगा क्रिएट होगा, ऐसे एक ग्राफ क्रिएट होगा। देखिए ये ऐसे एक ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं आसानी से, इजी वे एक ऐसे ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। इस ग्राफ से हम लोग एक ही चीज स्पष्ट किए हैं कि आई का मान बढ़ ही रहा है, यानी आपतन कोण का मान तो बढ़ ही रहा है, लेकिन डेल्टा के मान में
जैसे जैसे आई का मान बढ़ा रहे थे डेल्टा का मान घटते गए, डेल्टा का मान जो होगा एक निश्चित बिंदु तक घटेगा और फिर वहां से बढ़ना शुरू कर देगा। जिस निश्चित बिंदु तक घटता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूनतम विचलन, न्यूनतम विचलन कोण। अब ये आप ये मत सोच लीजिएगा कि ये 30 डिग्री पे न्यूनतम विचलन कोण होता है, ऐसा कोई बात नहीं। समझाने के लिए, आपको बताने के लिए हम ऐसे समझाए हैं, अन्यथा इसमें ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है, कोई एक निश्चित डिग्री नहीं होते। अलग अलग प्रिज्मों के लिए अलग अलग ये वैल्यू होता है। तो ये पांचवा पॉइंट है आपतन कोण पर। देखिए इसमें दो कंडीशन हुआ। पहला चीज कि आपतन कोण यानी आई के मान को बढ़ाए, आई के मान को क्या किए भाई, बढ़ाए, डेल्टा का मान क्या हुआ, घटा, लेकिन ध्यान दो आई का मान फिर भी बढ़ाए, डेल्टा का मान बढ़ने लगा। दोनों सिचुएशन इसमें होते हैं, दोनों कंडीशन इसमें होते हैं कि आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो डेल्टा का मान घटेगा, एक निश्चित बिंदु तक घटता है, जिस निश्चित बिंदु तक घटता है उसको न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं, और उससे अधिक यदि बढ़ाते हैं तो फिर डेल्टा का मान बढ़ने लगेगा। तो इस प्रकार ये 5 बातों पर प्रिज्म से विचलन जो है निर्भर करता है। तो पहले तो आप हेडिंग डाल दिए होंगे पांचों, और पांचों के लिए आसानी से आप 5 पॉइंट नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद इस विचलन कोण डेल्टा का फॉर्मूला निकाला जाएगा कि आखिर विचलन कोण डेल्टा बराबर होता कितना है। तो सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद उसको निकाला जाएगा। नोट कर लीजिए इनको। जस्ट इसके बाद पार्ट 3 आएगा, ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 आएगा जिसमें मिलेगा डेल्टा का मान। डेल्टा का मान निकालेंगे जिसको हम लोग कहते हैं, जो पॉइंट का नाम है प्रिज्म से विचलन या अपवर्तन का व्यंजक, म्यू का भी मान, डेल्टा का भी मान, जो भी सूत्र होंगे उसको हम लोग निकालेंगे और उस पर एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाएंगे, तब आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो के बाद तीसरा पार्ट जरूर देखेंगे, जस्ट इसके बाद वो आएगा। बस इसको देखने के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, समझे हो, तो लाइक जरूर करेंगे, कमेंट भी करके बताएंगे ताकि हम ये जानेंगे कौन कौन हमारे वीडियो को देखे हैं। ऐसे ही शुरू में कमेंट से कोई फायदा नहीं होता है, नाइस वीडियो दिस दैट आप लोग लिख देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, हम समझते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं। सही से देखिए, मन से देखिए, दिल से देखिए, आपको जरूर बेनिफिट होगा। और इतना डिटेल्स हम बताए हैं जिसमें आपको जरूर फायदा होगा। और यदि आपको बहुत अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे ताकि वो भी स्टडी कर लें, पढ़ लें, जान लें, कुछ समझ लें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे तीसरे पार्ट में, जस्ट इसके बाद देखना ना भूलिएगा उसको।